चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा था क्या था, और हमने देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 3 होते हैं हमारे पास मेनली। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कौन सा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड तीसरा लॉ ऑफ मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता है? वो कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। वो हम अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे और हमने उसके न्यूमेरिकल भी देख लिए थे। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इस लॉ में देखो एक प्रोपोर्शन वर्ड आया है। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशो किसी चीज का। ठीक है, जिसे दो चीजें हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेशो में होती हैं। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर जो है हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन द टोटल नंबर, दैट इज द प्रोपोर्शन और रेशो। कांस्टेंट जो वर्ड है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट होता है जो चीज वेरी ना कर सके, जो चीज चेंज ना कर सके। जैसे 2 है तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं कर सकता। या तो 3 होगा या 4 होगा या एक, जो भी वैल्यू हम बोलेंगे वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू होती है जो वेरी नहीं कर सकती। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कि जो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? जो वेरी ना कर सके, और डेफिनेट क्या होता है? जिसकी फिक्स वैल्यू हो। ठीक है, तो दोनों एक ही मतलब है पर हमको अलग अलग बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दिया था साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। ठीक है, इसीलिए इस लॉ को प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। ये दिया था लॉ किसने? साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था, इसीलिए इस लॉ को जो है प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इन ए गिवन केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सेम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब इस इतनी लंबी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि देखो, बात कर रहे हैं इन गिवन केमिकल कंपाउंड। अब केमिकल कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है? कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, तो एक गिवन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं आर ऑलवेज कंबाइंड, यानी कि जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है वो एलिमेंट्स क्या होंगे? कंबाइन होंगे। इसमें कंबाइन होंगे सेम और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, जो कंपाउंड का टोटल मास है उस मास के रिस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के वो कंपाउंड बना है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो जो है फिक्स और सेम रेशो में, सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे हमारे पास क्या है? वाटर है। वो कैसे बनता है? वाटर हमारा बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, अब वाटर जो है वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वाटर क्या है? वाटर का कुछ एक कांस्टेंट मास होगा। ठीक है, वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका कोई ना कोई कांस्टेंट मास है, तो उस मास के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वाटर के, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:8 प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये फिक्स अमाउंट में जो है कंबाइन होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है यहाँ से। तो कहने का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या कहता है ये लॉ कि इन ए गिवन कंपाउंड, एक दिए गए कंपाउंड में द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? जिनसे मिलकर के वो कंपाउंड बना है, आर ऑलवेज कंबाइंड, वो कंबाइन होते हैं इन द सेम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। वो फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं।
आप इस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है इस लॉ की? दिस लॉ स्टेट्स दैट ए कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, एक कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इज ऑलवेज फॉर्म by the union of certain definite or unalterable proportion of its constituent particles। यहाँ पर डेफिनेट का मतलब क्या है? फिक्स वैल्यू होगी, और अनअल्टरेबल का क्या मतलब है? जो चेंज ना कर सके, ठीक है, जो वैरी ना कर सके बोलते हैं अनअल्टरेबल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर के वो कंपाउंड बना है, वो जो है एक डेफिनेट और अनअल्टरेबल या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। दोबारा देखते हैं स्टेटमेंट इस लॉ की। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ कंपाउंड ऑफ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स is always formed by the union of certain definite and unalterable proportion of its constituent particles। मतलब एक कंपाउंड जो भी constituent particles से मिलकर के वो बना है, वो जो constituent particles हैं वो एक फिक्स रेशियो में होंगे और फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। इसको अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जांपल से देख लिया। हम जनरल लाइफ के एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे हम अपने घर में सब्जी बनती है, ठीक है, तो उस सब्जी में अगर हमारे पास जो नमक, मिर्च, ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो एक फिक्स अमाउंट में डाले जाएं, ठीक है, एक जो फिक्स अमाउंट होती है उसमें डाले जाएं, तो जो अपनी वेजिटेबल है वो स्वादिष्ट बनेगी, टेस्टी होगी, ठीक है। लेकिन अगर उनका जो है जो अमाउंट है, प्रोपोर्शन है, उसको अगर हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा भी वैरी हो जाता है, नमक कम ज्यादा हो जाता है, मिर्च कम ज्यादा हो जाती है, तो वो जो वेजिटेबल हमारी बनेगी वो टेस्टी नहीं होगी, ठीक है, तो वो वेस्ट जाएगी। इसी तरीके से जो कंपाउंड बन रहा है, जिन भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के वो बना है, तो उस कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में जो है कंबाइन होंगे, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये हमारा सेकंड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशंस में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट इसमें था कि इसको जो है हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट प्राउस्ट। इस लॉ को किस साइंटिस्ट ने दिया था? प्राउस्ट साइंटिस्ट ने दिया था। सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्राउस्ट लॉ, इसलिए इसको प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अनुसार इन ए गिवन केमिकल कंपाउंड, एक दिए गए केमिकल कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सेम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, यानी कि जो टोटल मास हमारा कंपाउंड का बना है, उस मास के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स जिनसे मिलकर के वो बना है, वो एलिमेंट्स जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है इस लॉ की? दिस लॉ स्टेट्स दैट अ कंपाउंड of 2 or more elements is always formed by the union or combination of certain definite and unalterable proportion of its constituent particles। यानी कि जो कंपाउंड है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, डेफिनेट रेशियो में होंगे, ठीक है। इसको जो है हम आगे एग्जांपल से समझते हैं। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या दिया है? कह रहा है 5.18 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू कॉपर नाइट्रेट। पहले क्या किया? 5.18 ग्राम लिया कॉपर मेटल का, जिसको कन्वर्ट किया गया कॉपर नाइट्रेट में, एंड सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में उसको कन्वर्ट किया गया किसमें? 6.45 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इसे यहाँ तक की हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है, इसमें क्या कहता है कि हमने 5.18 हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये कहता है 5.18 ग्राम हमने कॉपर लिया है, कॉपर मेटल लिया है, तो कॉपर लिख लिया इसको, ठीक है, हम लिख देते हैं इसको कॉपर मेटल, ठीक है, कॉपर मेटल 5.18 ग्राम कॉपर मेटल लिया हमने, उसको पहले कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में हमने कन्वर्ट किया इसमें 6.45 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि मेन प्रोडक्ट जो बना हमारा क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तभी हमें प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो हमारे पास क्या है? 5.18 ग्राम कॉपर मेटल है। ये कॉपर मेटल किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा,
ठीक है, ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास होगा और वो मिलकर हमें क्या देगा, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड देगा, कॉपर ऑक्साइड। अभी कॉपर ऑक्साइड जो दिया है इसका मास कितना दिया है, 6.45 ग्राम, 6.45 ग्राम। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से ऑक्सीजन का मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें देखा था। तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग क्या था, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के मास में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 5.18 ग्राम आ रहा है जो कॉपर का है, प्लस ऑक्सीजन का मास हमें निकालना है, उसको हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास कितना है, 6.45 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और ये 5.18 ग्राम को उधर ले जाएंगे। जब हम 6.45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.18, हमने क्या किया, इस 5.18 ग्राम को हम इधर ले गए, तो इधर ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हुआ। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1.27 ग्राम। मींस ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है वहां पे हमारी, 1.27 ग्राम ऑक्सीजन हमारी यूज हुई है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम इसको। करेक्ट, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.10 ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर का हमने कितना ग्राम लिया यहाँ पे, 1.10 ग्राम, गेव 1.37 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। वहां पे भी कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है हमें और वो कितना मिल रहा है, 1.37 ग्राम। तो वही बात है, कॉपर मिलके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉपर कितना दिया हुआ है, 1.10 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड कितना है, 1.37 ग्राम। वही दोबारा लगाएंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा इसमें भी, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या क्या है, कॉपर है जिसका मास कितना दिया हुआ, 1.10 ग्राम। तो 1.10 ग्राम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता, हम उसको मान लेते हैं y। ठीक है, और इज इक्वल टू हमें मास किसका दिया हुआ है, कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, प्रोडक्ट का मास कितना है, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है, तो उसका मास कितना है, 1.37 ग्राम, 1.37। यहाँ से वही मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपली हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.37 माइनस ये 1.10 उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आएगी हमारी, 0.27 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0.27 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें जो ऑक्सीजन का कितना मास यूज किया गया, 1.27 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का कितना मास यूज किया, 0.27 ग्राम। आगे क्वेश्चन पूछता क्या है कि शो दैट द अबव डाटा वेरीफाई द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये बताना है कि जो ये डाटा दिया हुआ है हमें, ये डाटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं। अब तक हमने इसका यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है हमें, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बना है, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, रेशो में रहेंगे। ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्साइड बना है, दूसरे में भी कॉपर ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो दोनों में ही हमारा जो ऑक्सीजन है या फिर कॉपर मेटल है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, प्रोपोर्शन उनका फिक्स रहेगा। अब इसमें हमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया और इसमें हमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें जो ऑक्सीजन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है वो निकालेंगे। वो प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। नोट कर लेते हैं इसको यहाँ साइड में कि x हमारा कितना आया है, 1.27 ग्राम एंड y कितना आया हमारा, 0.27 ग्राम। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब तक हमने क्या निकाला है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन का मास यूज हुआ है वो कितना है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का मास यूज हुआ है वो कितना है। हमें फाइनली बताना क्या है कि जो ये डाटा है वो किसको वेरीफाई करता है, डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा फाइनली जो
प्रोडक्ट बन रहा है, केमिकल कंपाउंड बन रहा है, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब उसमें हमने ऑक्सीजन की मास को फाइंड आउट कर दिया, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है। तो यहाँ पे x ऑक्सीजन के मास को बताता है, तो इसका इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लिखेंगे इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड। तो वो जो लॉ ऑफ केमिकल डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो क्या कहता है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मास कितना है हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, वो है 6.45 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 1.27 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ द ऑक्सीजन है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ द जो प्रोडक्ट बना था कॉपर ऑक्साइड, वो कितना है मास 6.45 ग्राम। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये वैल्यू हमारी आ जाती है 0.1968 ग्राम। ठीक है, इसको हम क्या, ग्राम से ग्राम तो कट गया, तो ये हमारा प्रोपोर्शन आ जाता है, इतना प्रोपोर्शन है हमारे पास। ठीक है, हम जो है आगे क्या करते हैं, इसका अगर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू के लिए हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको अगर 0.1968 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाती है 19.68%। और इसको जो है हम, क्योंकि 19.68% है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 19.7%। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? रिपीट कर लेते हैं, हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का मास निकाला था, तो हमें जो है जो प्रोडक्ट मिला था कॉपर ऑक्साइड, उसके मास के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन निकालना है। तो वो प्रोपोर्शन हमने निकाला मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जब हमने उसका प्रोपोर्शन निकाला तो वो वैल्यू आती है हमारे पास 0.1968। ठीक है, और जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो होता है 19.68, अप्रोक्सीमेटली 19.7%। ऐसे हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी प्रोपोर्शन निकालेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का मास कितना है 0.27। ठीक है, और टोटल जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड का कितना मास है 1.37। ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे, तब वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0.197। ठीक है, ये हमारे प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाती है 0.197। ठीक है, वही हम इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 19.7%। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें भी जो हमारा प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 19.7, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें भी हमारा प्रोपोर्शन कितना आ रहा है 19.7%। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो सेम ही है कॉपर ऑक्साइड दोनों एक्सपेरिमेंट में। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारा ऑक्सीजन है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है, ठीक है, तो वो क्या बेसिक उसकी कंडीशन हमने अलग किया, इन लास्ट में हमारा कंपाउंड बना है, वो कंपाउंड जो है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, पहले ऑक्सीजन का मास निकाला, फिर उस ऑक्सीजन के मास को जो है प्रोपोर्शन निकाला, जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसके मास के साथ प्रोपोर्शन निकाला। दोनों ही एक्सपेरिमेंट में हमारा जो प्रोपोर्शन का परसेंटेज है वो सेम आ रहा है। इट मींस क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इट मींस वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। जो लास्ट एंड थर्ड लॉ है ये इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो लॉ था ये दिया था साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये लॉ किसके द्वारा दिया गया है, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एलिमेंट्स कैन कंबाइन, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से, टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंस बनाने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, whose mass ratios are small whole numbers multiples of each other। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है, वो जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास रेशियो है वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर मल्टीपल होगा एक दूसरे का।
ठीक है, इसको हम थोड़ा किस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है बी, ठीक है, इस बी एलिमेंट के साथ हमारे पास ये फिक्स रेशियो मास मान लिया हमने, ठीक है। इस एलिमेंट के साथ हमारे पास क्या है, एक दूसरा एलिमेंट ए आ जाता है, वो कंबाइन करता है। ये बी एलिमेंट के साथ ए एलिमेंट कंबाइन करता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बना देता है, ये हमारे पास ए बी ए कंपाउंड बना देता है। ऐसे मैं क्या कहता हूँ कि बी तो मेरा उतना ही है, बी यहाँ पर जितना था उतना ही मैंने बी लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ए के एलिमेंट है, यहाँ पर ए के एलिमेंट आए और यहाँ पर ए के दो एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है, ये कंबाइन होकर हमारे पास बना देते हैं एक कंपाउंड A2B, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लो हमारे पास ये बी एलिमेंट वाला फिक्स है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ए के अब यहाँ पर तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये बन जाता है हमारे पास A3B, इस तरीके से कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर B का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है 1, यहाँ पर भी B कितना है 1, यहाँ पर B का कितना प्रोपोर्शन है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर A का कितना प्रोपोर्शन है, A का प्रोपोर्शन है 1, यहाँ पर A का कितना प्रोपोर्शन है 1 and 1 2 प्रोपोर्शन, यहाँ पर 1 का कितना प्रोपोर्शन है 3 प्रोपोर्शन, A का कितना प्रोपोर्शन है 3 प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन आ रहा है 1:1 1:2 1:3, ठीक है, यानी ये 1 1 1 तो कांस्टेंट है, B का हमने मास कांस्टेंट रखा है, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो है उसका मास चेंज कर रहा है, लेकिन वो मास किसमें है, वो मल्टीपल है, ठीक है, इसका होल नंबर मल्टीपल, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1, ठीक है, ये 1 था, यहाँ पे 1 है वहां, यहाँ पे लेकिन 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई है, यानी कि जो वो मास है डिफरेंट सब्सटेंसेस बने हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है वो क्या है, स्मॉल होल नंबर मल्टीपल है एक दूसरे का, ठीक है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से अब समझते हैं, ये जनरलाइज एग्जांपल था। अब हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारे पास दो कंपाउंड्स बनते हैं, एक कंपाउंड हमने मान लिया वाटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, ठीक है, और एक कंपाउंड हमने मान लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं H2O2। मैं ले लेता हूं, ये हमारे पास वाटर लिया हमने, ठीक है, और ये लिया हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2, H2O एंड H2O2। अब दोनों में ही देखो, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ये वाटर भी बना है, किससे मिलकर के, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो ही कंस्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दो ही कंस्टिट्यूएंट है। और जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसमें भी कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन उतने ही है तो यहाँ पर मास कितना ही रहेगा 2, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, अगर एक का 16 है तो 2 का कितना होगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो देखो, अब ये कितना है 2:16, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1:8, ये कितना बनेगा 1:60, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है वो मास क्या है, देखो ये तो 8 है, अब हम 16 को कितना लिख सकते हैं 2 × 8, यानी कि वो जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन का मास है वो 8 का क्या है, स्मॉल होल नंबर मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं लेकिन सब्सटेंसेस अलग अलग बने हैं, ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस में वो क्या बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट्स कंबाइन करके बन रहे हैं वो एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर मल्टीपल होगा एक दूसरे का, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस whose mass ratios, किसका mass ratio इन एलिमेंट्स का, ठीक है, mass ratios are small whole number multiples of each other, ठीक है, एक दूसरे का क्या होते हैं वो स्मॉल नंबर whole number multiple एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो ये ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। थैंक यू। आप सभी क्या करें, इन वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखें और अपना सिलेबस कवर करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके
डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।